सचिन पायलट की वजह से अशोक गहलोत इतने मुश्किल में घिर गए हैं कि वे सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ऐसा ही कुछ राजस्थान का बजट पेश करते वक्त हुआ। गहलोत 5 मिनट भी बजट भाषण पढ़ नहीं पाए कि हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे अशोक गहलोत को पता ही नहीं चला कि वे जो बजट भाषण पढ़ रहे हैं वो नया नहीं पुराना है। पुराना बजट भाषण पढ़ रहे गहलोत को मंत्री महेश जोशी ने बीच में ही रोक दिया। इसके चलते सदन में भारी हंगामा होने लगा और इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में जब सीएम गहलोत बजट पढ़ रहे थे तब विपक्षी नेता हंगामा करने लगे और इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि थोड़ा सब्र रखें, इससे सभी को अच्छा लगेगा। वहीं मंत्री महेश जोशी ने कहा कि सभी लोग आपको देख रहे हैं, ये गलत बात है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा में विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत जब बजट पढ़ रहे थे तो इस दौरान उन्होंने पिछली 3 से 4 योजनाओं को भी गिनवा दिया। और इतना ही नहीं, इसमें शहरी विकास योजना जो कि पिछले 7 साल से लागू की गई थी उसे भी सीएम ने गिनवा दिया। तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सीएम के कान में कहा। इसके बाद उन्होंने सॉरी कहा, लेकिन इसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर ने कहा कि मैं सदन छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन हंगामा बढ़ता देख राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की सरकार न एकनाथ शिंदे की वजह से गिरी न बीजेपी के कारण। उद्धव ठाकरे की पार्टी यूटीबी अब इस नतीजे पर पहुंची है कि सरकार गिरने की वजह नाना पटोले का विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा है। यूटीबी के मुखपत्र सामना ने लिखा कि पटोले का 2021 में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गठबंधन के बाद पतन के मुख्य कारणों में से एक था। एमवीए सरकार के गिरने या नीचे खींचने के पीछे का कई कारण हो सकता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले का अपरिपक्व और जल्दबाजी में इस्तीफा मुख्य कारण था। पटोले का फैसला समझदारी भरा नहीं था और उसके बाद से ही मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। गठबंधन सरकार में स्पीकर का पद महत्वपूर्ण होता है। अगर पटोले स्पीकर होते तो कई बाधाओं को दूर किया जा सकता था और दल बदलुओं को अयोग्य घोषित किया जा सकता था। संपादकीय में बताया गया कि पटोले के इस्तीफे के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी। पटोले के इस्तीफे के बाद राज्यपाल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया था और इसका फायदा शिंदे गुट को मिला। स्पीकर के पद से इस्तीफा देने का निर्णय अविवेकपूर्ण और अपरिपक्व था। पटोले बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन हमें इस बात से सहमत होना होगा कि उनके फैसले के कारण महाराष्ट्र का सुचारू संचालन स्थायी रूप से खतरे में पड़ गया था। संपादकीय में बाला साहब थोराट की भी प्रशंसा की गई, जिन्होंने हाल ही में पटोले के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायक दल से इस्तीफा दे दिया था। कहा गया है कि थोराट महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ और महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता हैं। वह एक वफादार हैं और उनके शांत और धैर्यपूर्ण नेतृत्व ने कई संकटपूर्ण मौसमों में कांग्रेस के झंडे को ऊंचा रखा है। इस हफ्ते की शुरुआत में बाला साहब थोराट ने पटोले द्वारा सत्यजीत तांबे प्रकरण से निपटने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर कहा कि नाना पटोले के साथ काम करना मुश्किल है। अतीत में भी शिवसेना ने कांग्रेस को साधने के लिए सामना का इस्तेमाल किया है। संपादकीय ने खुले तौर पर कहा कि शरद पवार को केंद्र में विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। इसने कांग्रेस को राज्य में 3 दलों के गठबंधन में कमजोर कड़ी भी कहा था। आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा कि नाना पटोले ने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। इस्तीफा देने का फैसला तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सलाह पर लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना को गठबंधन के मूल नियम पर टिके रहना चाहिए और सहयोगी के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में निर्णय लेने की एक विशेष प्रक्रिया होती है और उसी के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। पार्टी अध्यक्ष एक निर्णय लेता है कि पार्टी में हर कोई उसका सम्मान करता है और उसे लागू करता है। ये आरोप निराधार है कि नाना पटोले के इस्तीफे के बाद एमवीए सरकार के लिए संकटों का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर और मगर की राजनीति में कोई कीमत नहीं है, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विरोधियों की फोन टैपिंग मामले में रामकृष्ण हेगड़े की कुर्सी छिन गई और जासूसी के चक्कर में चंद्रशेखर को पीएम पद गंवाना पड़ा था। दिल्ली जासूसी कांड की आंच लहकी तो तय मानिए इसमें अरविंद केजरीवाल की कुर्सी भी जलकर राख हो जाएगी।
साथ में मनीष सिसोदिया तो नपेंगे ही, क्योंकि अब उनके खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने जिस एफबीयू का गठन किया था, उसके निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के मंत्रियों से लेकर जज तक शामिल थे। इतना ही नहीं, एफबीयू ने मुखबिरों की पूरी फौज इकट्ठा की, निजी जासूसों तक की मदद ली गई। इस यूनिट ने केजरीवाल को करीब 700 रिपोर्ट्स दी, जिनमें से 600 रिपोर्ट्स सिर्फ राजनीतिक लोगों पर थीं। इस खुलासे के बाद दिल्ली में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार उसके नेताओं की जासूसी करा रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2016 को एफबीयू की स्थापना की थी। राजनीतिक विरोधियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, उपराज्यपाल कार्यालय, मीडिया हाउसेज, प्रमुख व्यापारियों ही नहीं बल्कि न्यायाधीशों तक पर नजर रखने के लिए कहा गया था। एफबीयू की स्थापना बिना प्रशासनिक और आर्थिक स्वीकृति के लिए केवल अपने कैबिनेट की स्वीकृति के आधार पर कर दी गई। इस एफबीयू को 1 करोड़ रुपए का स्थापना फंड भी दिया गया और इसको सीक्रेट सर्विस फंड का नाम दिया गया। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने इस यूनिट की स्थापना पर आपत्ति जाहिर की थी। इस आपत्ति पर सितंबर 2016 में जब अश्विनी कुमार सतर्कता निदेशक बने तो उन्होंने एफबीयू से काम का लेखा जोखा मांगा, पर वे अपने काम की कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई। इस बीच अगस्त 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि दिल्ली के सभी मामलों में उपराज्यपाल सर्वोच्च होंगे। तब केजरीवाल सरकार को एफबीयू स्थापना की फाइल तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग को भेजनी पड़ी। उन्होंने सतर्कता विभाग के रहते ऐसी नई संस्था बनाने पर आपत्ति करते हुए न सिर्फ फाइल को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि सीबीआई जांच के भी आदेश दिए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरकार ये बताए कि एसीबी एवं सतर्कता विभाग के होते हुए भी सेवानिवृत्त लोगों को लेकर एफबीयू की स्थापना क्यों की गई? इसका उद्देश्य क्या था? यदि इसका उद्देश्य राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखना था, जैसा सीबीआई रिपोर्ट से भी साफ है कि इसकी 60% रिपोर्ट राजनीतिक थी। एफबीयू ने केजरीवाल सरकार को लगभग 700 रिपोर्ट्स दी थी। दिल्ली भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जनता की सेवा करने के नाम पर सत्ता पाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ही वे सरकार की पूरी ताकत केवल अपने विरोधियों के खात्मे के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। जिन अधिकारियों की नियुक्ति जनता के हितों के लिए काम करने के लिए की गई थी, वे उसका दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ साजिश करने के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक बेसिर पैर की बातें की और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में। नतीजा ये हुआ कि रिकॉर्ड से उन दोनों के भाषण के कई अंश हटा दिए गए। हालांकि किसी भी विपक्षी पार्टी ने इस पर कोई एतराज नहीं जताया, तो आखिरकार खुद राहुल गांधी आगे आए और सवाल किया कि उनके भाषण के कुछ हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से क्यों निकाल दिया गया। क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने अरबपति गौतम अडानी के साथ उनके संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले तेज कर दिए? अधीर रंजन चौधरी ने तो स्पीकर को पत्र लिख डाला और पूरा भाषण प्रकाशित करने की मांग कर डाली। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसद में अडानी के मुद्दे पर उठाई गई संयुक्त संसदीय समिति की मांग को रिकॉर्ड से हटवाया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के प्रमुख बिंदुओं को संबोधित किए बिना दोनों सदनों में भाषण दिया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अहंकारी है और बेरोजगारी, महंगाई और अडानी विवाद पर सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। पीएम मोदी के भाषण के दौरान संसद में प्रवेश करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सवाल उठाया, मेरे शब्दों को क्यों हटाया गया। उन्होंने जाते समय कहा कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देने में विफल रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उनसे सरल सवाल गौतम अडानी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछे, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। ये सच्चाई का खुलासा करता है। यदि वे दोस्त नहीं होते तो वे जांच के लिए सहमत होते। उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में शेल कंपनीज के आरोपों पर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का मामला है। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी और गौतम अडानी पर संसद में तेज हमला किया। यूएस आधारित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह पर कथित स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। ये मामला सुर्खियों में भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है। उन्होंने पीएम मोदी पर गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य को मदद करने का आरोप लगाया है, जिसका सत्तारूढ़ भाजपा ने जोरदार खंडन किया। भाजपा ने उनके आरोपों को लापरवाही पूर्ण बताया है।